नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बंगाल के चुनाव में सियासी वार पलटवार का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सब कुछ सत्ता पाने के लिए था। हर कोई जान रहा है चुनाव आयोग ने यह तय किया था कि रविंद्रनाथ की धरती पर अगले 5 साल किसका राज चलेगा, इसका फैसला जनता 8 चरणों में तय करेगी। अब जबकि पहले चरण की वोटिंग की घड़ी आ गई है तो प्रचार का शोर उन विधानसभाओं में थाम दिया गया है जहां पर नेताओं के भाग्य अब ईवीएम में कैद होंगे। एक एक सीट पर ममता और बीजेपी में लगातार जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है और ये कितना कड़ा संघर्ष है ये हर कोई देख रहा है। पिछले इतने दिनों से तमाम प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है, ये किसी से नहीं छिपा। आखिरी दौर के प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी में नए नए शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने सारी ताकत झोंक रखी है। तो वहीं ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को यह अल्टीमेटम दे रही है कि बंगाल में जीत तो अल्टीमेटली उन्हीं की होगी। अब देखना यह होगा कि पहले दौर के प्रचार में जिन 30 सीटों पर जंग है, जनता को फैसला देना है, वो अपना भरोसा किस पर जताएगी। तो देखा आपने किस तरह से अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, योगी आदित्यनाथ ने यहां बीजेपी की जीत का हुंकार भरा है। ऐसे में अब बारी है सवालों की। सवाल ये कि पहले चरण का थमा प्रचार किसका होगा बेड़ा पार, टीएमसी का, बीजेपी का या फिर अन्य दलों का जो गठबंधन के साथ इस समय चुनावी अखाड़े में है। क्या बीजेपी के दिग्गजों पर भारी पड़ेगा दीदी का प्रहार? जिस तरह से ममता बनर्जी पुरजोर कोशिश के बाद घायल होने के बावजूद हर मौके को भुनाते हुए बीजेपी पर वार करते हुए आखिरकार क्या दीदी का प्रहार बीजेपी पर भारी पड़ पाएगा? ये भी अहम सवाल है। बंगाल, असम में पहले चरण की सीटों पर किसका कब्जा होगा, लगातार नजरें बनी हुई है और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ टीएमसी के यूपी अध्यक्ष नीरज राय से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। चर्चा की शुरुआत नीरज राय जी आप ही के साथ। 27 तारीख को यानी कि परसों 30 सीटों पर चुनाव होने हैं। जनता का नंबर है, अब जनता फैसला करेगी। अब जनता आप पर विश्वास करेगी, बीजेपी पर विश्वास करेगी, किस पर विश्वास करेगी, जनता को तय करना है। आप लोग कितने आश्वस्त हैं? और जिन 5 जिलों में चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना है वो टीएमसी का गढ़ माना जा रहा है। 10 सालों से टीएमसी का वहां पर दबदबा है। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है आप पर प्रहार करने में, कि सब तक वो कामयाब हो पाएंगे या आप कामयाब हो पाएंगे? नीरज राय आपको बता देना चाहूंगा कि गढ़ तो पहले किसी राजनीतिक दल का गढ़ नहीं होता है और जनता भी किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं होती है। अब आइए बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप और प्रत्यारोप, यह भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरोप ही तो लगाती रही है। आरोप का जो क्या सत्यता है उस पर तो ये कभी नहीं उतर पाए। जितने भी इनके नेता जा रहे हैं उन नेताओं में से कोई भी एक नेता ये क्यों नहीं बोलता कि देश के अंदर उन्होंने क्या किया, या योगी जी हमारे गए थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको जाकर बताना चाहिए था वहां पर कि कल ही अभी आगरा में एक सब इंस्पेक्टर को सही गोली मार के शहीद कर दिया गया। योगी जी को बताना चाहिए था कि 4 साल में कितने सरकारी नौकरी दिए, जितनी नौकरियां निकली सभी नौकरियों को निरस्त कर दिया गया था। बात देखिए मुद्दे की होती है, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा आपसे। मुद्दे की है बात, यहां पर धर्म की नहीं है। सनातनी हूं तो मैं भगवान राम को भी पूजता हूं, जितने हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं सबको हम मानते हैं, वो हमारे स्वविवेक पे किसको हम माने। तो वहां पर जाकर भगवान राम के नाम के बारे में बात करना या वहां पर जाकर वहां के अत्याचार के बारे में, अब ये बोलते हैं कि टीएमसी के गुंडे, आज भी बोल रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी। अब मैं बताऊं कि जो 30 विधानसभा के चुनाव होने हैं 57% यानी कि 22 लोग बीजेपी ही गुंडों को दी हुई है। वहां पे सब पे क्रिमिनल ऑफेंस है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 30 में से 22 जो कि 57% होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आरोप मत लगाइए, लेकिन एक तथ्य पूरा का आरोप लगाइए। आप ये बताइए कि अगर मैं गलत हूं, टीएमसी गलत है, तो आप टीएमसी से कितना सही हैं, अपने सही को बताइए। मैं अपने आप गलत हो जाऊंगा। आप रिजल्ट नहीं बता सकते। हम काम के बुनियाद पे जा रहे हैं। काम हमने क्या किया है, समस्त बंगाल के परिवार के लिए किया है, छांट कर नहीं किया है। जिन पे
जानकारी चाहिए कि कहां पर हम विभेद किए हैं, उस पर हम बताने को तैयार हैं, हम आतुर हैं कि हम बताएं, लेकिन हमसे जवाब ही नहीं लिया जाएगा। हाँ। लिया जाना चाहिए, मैं बताता हूं जितना हमें जानकारी स्पष्ट मैं बताऊंगा। बोलिए सर, लेकिन it's your बंगाल की जनता समझदार है, यहाँ बैठे हुए विद्वान भी हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि आज बंगाल जो आज सोचता है, देश पूरे 10 साल बाद सोचता है, तो वहां पर देखिए, पढ़ने दीजिए, चुनाव जा रहा है, वोट पड़ेगा, फिर से हमारी सरकार बननी है। दिल्ली में आपने देखा ना कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, सभी यानी कि कुल प्रदेशों के मिलाकर आप पूरी मुख्यमंत्री तरह से वहां भी आश्वस्त 60 है कि पार आप ही आ की रहे सरकार थे, बनने 6 जा पार रही भी नहीं हो इन पाए। 5 जिलों को पहले चरण की खासतौर पर हम आश्वस्त हैं, हम आश्वस्त हैं, काम हमने कोई किया नहीं है। छीन सकता है। चलिए ठीक है, मेरे साथ दो और खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, इस समय जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में आपका। और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक बिपिन शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं दिनेश जी आपसे प्रतिक्रिया लेते हुए, नीरज राय जी तो कह रहे हैं कि भाई हमारा गढ़ है वहां पर 30 सीटों पर, 5 और जिलों में 10 सालों से हमारा राज चलता आ रहा है, हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आपका क्या कहना है? वो तो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट? टीएमसी के साथी ने स्वीकार किया कि ये उनका गढ़ नहीं, वो कह रहे थे किसी का गढ़ नहीं होता है, क्योंकि अब जब उनका गढ़ जा रहा है तो अपना गढ़ कैसे माने। अच्छा है कि पहले अपनी हार स्वीकार के ले रहे हैं। और दूसरी चीज शिल्पा जी, आज किस दल में सबसे ज्यादा घबराहट है? सारे दल, हम तो तीन एमएलए की हमारी पार्टी थी ना, आज सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है। जिस तरह से अभी चुनावी सर्वेक्षण आए हैं उसमें भी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी को नेक टू नेक दिखाया जा रहा है। कुछ लोग भाजपा की सरकार, कुछ लोग टीएमसी की सरकार। अभी होने दीजिए, अभी परसों चुनाव होने दीजिए और आप सारे लोगों को चैनल दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां काम कर रही है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि चाहे गृह मंत्री जी जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे। अरे भैया, 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाए और आपको गुंडे ना किया कहा जाए तो आपको क्या कहा जाए? और जिसमें टीएमसी की सरकार और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हाथ हो और आज सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाए, तो बताइए हमारे दल के नेता, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहेंगे? तो उनको गुंडा ही कहा जाएगा ना, या तो आप उन पर कार्रवाई किए होते। लेकिन जब तक आपकी सरकार थी, आपने आपको बलात्कारी कहा जाए, जिस तरह से यूपी में बलात्कारी कहा जाए। अरे जरा एक शब्द हमने आपके बीच में बोला नहीं, बलात्कारियों को जिस तरह से आप पाल के रखे हैं, एक एक करके एक क्या हो, हमने आपको सुना ना, मैं आपको सुन रहा था तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो हड़बड़ाहट है, ठीक है, उन 30 विधानसभाओं में तो टीएमसी का ही कर रहा है, लेकिन अभी परसों चुनाव होने दीजिए शिल्पा जी, मुंह दिखाने लायक बंगाल की जनता नहीं छोड़ेगी। गाल बजाना दूसरी बात होती है और विकास करना दूसरी बात होती है। बंगाल की जनता भी अब चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसी तरह का सुशासन बंगाल में भी बंगाल की। ठीक है, निशांत वर्मा, आपका विश्लेषण क्या कहता है? किसे मुंह छिपाकर भागना पड़ेगा और कौन वहां पर डंके की चोट पर जनता के बीच लाड़ प्यार के साथ पहुंचेगा? देखिए, मुझे सुर्खियों में रहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कहूं जैसा राजनीतिक लोग कहते हैं, इसलिए लेट द पब्लिक डिसाइड। लेकिन कुछ बातें जरूर हैं, जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए कि टीएमसी ने भाजपा कार्यकर्ता को मारा वगैरह, क्योंकि ये भाषा तो हर राजनीतिक पार्टी के लिए इस्तेमाल हो जाती अगर जो कहीं भी मर्डर्स होते हैं जहां पे वो शासन में होते हैं, या केंद्र में मान लीजिए भाजपा शासन में है, तो इस समय देश में जितने मर्डर हो रहे हैं क्या भाजपा करा रही है? ये भाषावली नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरी बात यह है कि कौन मुंह छुपा के भागेगा इत्यादि, ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है। सवाल ये होता है विश्लेषण का कि 3 सीटें, खूब कहते हैं कि 3 सीटों वाली पार्टी थी, तो मेरे ख्याल से 30 या 40 या 50 तक पहुंचे, इतने में काफी अच्छा काम होगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी जानती है कि भीड़ जुटाना और वोट में कन्वर्ट करना ये बहुत फर्क होता है। अभी आपने 3 महानुभावों को सुनाया, गृह मंत्री और आपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सीएम और रक्षा मंत्री। अगर आप वो तीनों क्लिप दोबारा प्ले करेंगे, राजनाथ सिंह जी बिल्कुल भी नाखुश दिखे, उनके शक्ल पे तेज नहीं था। अमित शाह जी तो अपनी लय में चलते हैं, बिल्कुल अपनी लय में, और योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं तो श्री राम तक पहुंच गए। यानी
बजाय कुछ काम की बात जो वो डिलीवर करे अपने अपने राज्यों में या देश में, वो बताते कि जिस आधार पे मॉडल आएगा, क्योंकि गुजरात मॉडल सब देख करके परेशान है देश पे, उन सब के सिवाय ये कुछ सर्वे पकड़ लेना जो 200 सीट दिखाता है, 190 दिखाता है, और ग्राउंड में इनके पास लोग ही नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं है। ऐसे टिकट बांट दिए जो लोग कहते हैं भाई हम तो पार्टी में नहीं, हमें टिकट क्यों दिया। तो ये जब हालात होते हैं ग्राउंड लेवल पे, हम जानते हैं दो दो तो नेता बाहर निकल के आए इसमें, तो ऐसी परिस्थिति में अपना मुंह चमकाने के लिए पाउडर लगाइए, लेकिन वोट नहीं मिलते मुझे दिख रहे। मुझे मेरा पहला विश्लेषण ये आपका विश्लेषण ये कहता है कि जो भीड़ नजर आ रही है वो वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी। नहीं, अगर भीड़, अगर शिल्पा जी भीड़ को वोट में कन्वर्ट होना है, तो लेफ्ट और कांग्रेस की जो ब्रिगेड ग्राउंड में भीड़ थी वो तकरीबन 10 लाख आप लोगों ने रिपोर्ट की थी, और मोदी जी जब गए थे ब्रिगेड ग्राउंड में जो रिपोर्ट नहीं किया गया वो 1 लाख लोग भी नहीं थे। तो अगर उस आधार पे हमको वोट कन्वर्जन ही करना है तो 10 लाख और 1 लाख, दिनेश जी आऊंगी आपके पास, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा का ओपनिंग कमेंट, आपका विश्लेषण क्या कहता है? आप किस हद तक निशान जी से सहमत या असहमत? देखिए, उनके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं, और जो राजनीतिक दल है, प्रवक्ता जिन्होंने अपने विचार रखे, सबके अपने विचार हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो रक्त चरित्र की राजनीति देखने को मिली है चुनाव से पहले, अभी तो चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, परसों से शुरू होगी, लेकिन वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बड़ा ज्वलन मुद्दा है, और सिर्फ पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी देश की छवि को धूमिल करता है। उसमें ये कहना कि पक्ष वालों की गलती है, विपक्ष की गलती है, तो यहाँ पर सब लोग जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। और जो एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, अपेक्षा क्या करी जाती है लोकतंत्र के महापर्व में, कि जब लोग बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाते हैं और वहाँ पर अपेक्षा होती है कि विकास के कार्यों को तवज्जो मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरे पे लांछन लगाने में समय गुजर जाता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं लेता। लेकिन बहरहाल इस समय अगर हम इस चुनावी प्रक्रिया का, चुनावों का आकलन करें, तो यहाँ पर जो एक बात उभर के आई है, पहली बात तो वो अपनी जगह बात है कि जो चिंता का विषय है कि 130 जो भाजपा के कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए हैं। क्या वजह है वो जांच का विषय है, कि वो तो देखिए वो सबको हक है अपने विचार रखें, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए उनके परिवारजनों पे क्या बीत रही होगी। साथ में दूसरा जो पहलू है कि जो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री की जो घोषणा नहीं करी है, चेहरा सामने नहीं लेके आए, वो मैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक समझता हूं कि वो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है भाजपा को। जैसे दिल्ली में भी हुआ, और भले ही वो जो भी दलील दें भाजपा के लोग, उनके नेता, लेकिन यहाँ पर आम आदमी, देखिए अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे विश्वास करके लोग वोट डालेंगे तो ये तो है नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो लोग भली भांति समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं और विधानसभा के चुनाव के क्या मायने हैं। तो यहाँ पर ये 21वीं सदी की जनता है, वो भली भांति समझती है। यहाँ पर अगर जैसे पहले चला था तो दीदी बनाम दादा, मैं उसी कहना चाहता हूँ, दीदी बनाम दादा, जैसे सौरव गांगुली का नाम आगे लेके आए थे, अचानक क्यों विराम लगा, क्या हुआ? वो तो देखिए, वो तो चुनाव के क्या इंतजार कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता की, चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे तो तब उसका मूल्यांकन, उसका आंकलन होगा। तो यहाँ पर समय रहते देखिए ये सब चीजें बड़े मायने रखती हैं कि जो आपने क्या करा है, कि आपने कौन आपका मुख्यमंत्री का चेहरा है, कि आपका नेता कौन है, तो वो कौन लीडर बनेगा। खासतौर पर विपिन जी, सीटों की बात करें तो जिन 30 सीटों पर 27 तारीख को वोटिंग होनी है, वो 30 सीटें किस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं? देखिए, वो उनकी अपनी अहमियत है, और कांटे की टक्कर कई सीटों में बताई जा रही है। 5 सीटों में बिल्कुल। और आप अगर आप देखें 2016 के मुकाबले, जो आप ये 2021 के चुनावों की बात करें, तो यहाँ पर जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई है, 1 लाख के आसपास है। और यहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल्स के तहत भी काफी सुरक्षा करी गई है, मतलब जो पुख्ता कदम उठाए गए हैं कि 1000 से लेकर 1500 लोग ही वोटर जा सकेंगे एक बूथ पर। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं। वो भले ही है कि टीएमसी की बात करें, लेफ्ट पार्टीज की बात करें, वो लोग अपनी बात बोलते हैं कि भाजपा के हिसाब से यहाँ पर 8 चरणों का चुनाव रखा गया, क्योंकि अगर आप 2016 के चुनाव की बात करें तो वो 7 चरणों में हुआ था। यहाँ पर 8 चरणों में जो चुनाव हो रहा है, और तो ये देखने लायक होगा कि यहाँ पर अब किस, देखिए, लेकिन मैं सबसे जरूरी बात ये जरूर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग सब ये कामना करेंगे कि अब शांतिपूर्वक जो नुकसान हुआ है, जो खूनी बवाल बंगाल में मचा, जो देखने को मिला, तो वो कम से कम अब थम जाए और शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनावी प्रक्रिया हो।
अब जिसने जो करना था कर चुके, जो कहना था कह अभी भी चुके, लेकिन अब देखिए अभी जनता तो के हाथ में वी आर फैसला कीपिंग आ आवर गया है। फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ। हम लोग तो ये कामना करेंगे कि सब कुछ शांति बने रहे। निशांत जी जल्दी से अपना रिएक्शन, उसके बाद फिर दिनेश प्रताप सिंह से मैं जवाब दूंगी दो सारे सवाल पॉइंट का। बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल की राजनीति को अगर स्टडी करेंगे हाँ। तो पिछले 50-60 सालों के अंदर ये जो वायलेंट वहां के इलेक्शंस और राजनीति रही है, उसका रीजन रहा है पुराना पीजेंट्स मूवमेंट। तो वो एकदम से गायब नहीं होता और बहुत टाइम लगेगा शायद। दूसरी बात, बिपिन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। सवाल ये उठता है कि क्यों कोई भारतीय जनता पार्टी ने सीएम पद के लिए उम्मीदवार चेहरा नहीं दिखाया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब 2017 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तो कई सारे चेहरे थे और फाइनली योगी आदित्यनाथ लास्ट में बनाए गए थे। बंगाल में वो सिचुएशन नहीं है। बंगाल में उनके पास तो चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं है, सीएम पद का भी उम्मीदवार ना होना। दिनेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी टोटल बेसिक आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहा है? दिनेश जी देखिए, शिल्पा जी कहीं भी नहीं है, भारतीय राजनीति में नहीं, लोकतंत्र में नहीं है कि चुनाव के पहले आप कैंडिडेट ऐसा है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की घोषणा करें। ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने, सभी दलों ने कभी कभी इस ट्रिक को अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी किया है और उसके बाद त्रिपुरा में भी किया है। ऐसा नहीं है। और जितने लोग कयास लगा रहे थे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ये आपकी मजबूरी क्या है, संकेत खास है? तौर पर बंगाल की बात विपिन करते जी, हैं। ये बंगाल की संकेत रणनीति देखिए। निशांत जी, मैं यहाँ एक आपकी मिनट मजबूरी है, आप किसी और को ला नहीं सकते, और अगर किसी नए चेहरे को ला दिया, जनता उस पर विश्वास करेगी। मैं करेक्शन करूं। ये पूछ रही है कि आप अपने जो सांसद हैं उनको आप ये चुनाव लड़ा रहे हैं। शिल्पा जी, लगता इसलिए है कि हम ये लोग मोदी के दूर चेहरे बैठे हैं। पर अगर आप खेलना चाहते हैं, सेफ साइड खेलना चाहते हैं। आखिर कब तक? बस हो गया ना, ये बीच में टोकते हैं। हाँ, बोलिए हम सर। दूर बैठे हैं, हाँ, बोलिए। आवाज डिले थोड़ी पहुंचती है, दिक्कत होती है। बोलिए सर। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, अपने अपने दलों की स्ट्रेटजी होती है। हमको उसका लाभ भी मिलता है। हमको उत्तर प्रदेश में लाभ मिला, त्रिपुरा में लाभ मिला, तमाम राज्यों में लाभ मिला। और किसी हमको विश्लेषक से पूछकर अपने कैंडिडेट को नहीं उतारना है, चेहरा नहीं बनाना है, उसमें क्षमा कीजिएगा। आप लोग अपना अपना विश्लेषण करिएगा। दूसरी चीज, जो बैठ के लोग उत्तर प्रदेश में भी लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली है बताने की जरूरत नहीं है। और जो कह रहे हैं 3 से कहां 30 तक कहां तक पहुंचेंगे, 50 पहुंचे, बहुत धन्यवाद है। यही बात तो लोग जब हमारे 2 सांसद थे तो यही कहते थे। तो हमको इसकी परवाह नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दिनेश जी, इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे ना कि लोगों की भीड़ हर बार वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल बगल में दिल्ली का ही ध्यान कर लीजिए। वहां की रैलियों में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित नजर आते थे, लेकिन हुआ क्या? वो तो अपने बड़े नेताओं को देखने का एक जोश होता है, उत्साह होता है। पूछिए तो ये लोग जवाब दें, ये समझ में नहीं आता है। नहीं दिनेश जी, बोलिए, सवाल आप सीधा बोलिए। पता नहीं क्या तरीका होता है। मैं एक शब्द किसी के बीच जितनी बार बोलने चलता हूं, कोई ना कुछ कह देता, कहता हूं आवाज डिले पहुंचती जब आप दूर बैठे हो। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूं शिल्पा जी ये निवेदन कर रहा हूं, सब अपना अपना आकलन करें। हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं और इतने दिन से पार्टी चला रहे हैं। हम लोगों को भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो स्टूडियो में बैठकर लोगों को जिताते और हराते हैं, उनको यथार्थ का यकीन नहीं होता है। ये बात स्वीकार करेंगे निशांत जी और विपिन जी भी कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जिसकी समितियां काम करती है, इवन की पन्ना प्रमुख तक हम बनाते हैं। तो हमारे पास रिपोर्टें होती है। हाँ। यहाँ गाल बजाने से कुछ नहीं होता। आप चिंता मत करिए। और पश्चिम बंगाल की जो आप कह रहे थे कैसे हम आएंगे, हाँ। देखिए जनता ने तय कर लिया है। वहाँ की जो रिपोर्ट आ रही है, वो लोग कह रहे हैं खेला नहीं चाहिए, हाँ। अब विकास चाहिए। हाँ। और निशांत जी ने एक शब्द और कहा था, उन्होंने हाँ। कहा था कि देखिए दूसरे राज्यों में भी हत्याएं होती तो मान लीजिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ भारतीय जनता पार्टी हत्या कर। देखिए, जब आम हत्या और जब कार्यकर्ताओं को टारगेट करके हत्या निशांत जी कराई जाती है ना, हाँ। तो दोनों में फर्क होता है। क्या कभी आप बता सकते हैं भारतीय राजनीति के इतिहास में कि प्रधानमंत्री को उतरने की परमिशन न मिले? क्या भी कभी बता सकते हैं कि गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन न बने? क्या कभी भारतीय लोकतंत्र में बता सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हो? क्या आप बता सकते हैं कि प्रदेश के प्रभारी के काफिले पर हमला हो? ये कौन सा लोकतंत्र है? अरे हम स्तरहीन राज्य। निशांत वर्मा जी का जवाब सुनते हैं, बोलिए सर। दिनेश जी, पूरी की पूरी बात जो है ना आपकी, उसको मैं एक छोटे से निचोड़ में डालता हूं। आपने आवेश में आके कहा कभी ऐसा देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष काफिले पे हमला होता है? आपने ऐसा कहा दिनेश जी? अरे हमने तो देखा इंदिरा गांधी को कैसे मारा गया, हमने तो देखा राजीव गांधी के काफिले पे पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर कैसे हमला हुआ, हमने तो देखा
नहीं, अब आप बीच में मत बोलिए, बड़ा आपको नहीं, बोला प्रॉब्लम नहीं दी, मैंने बोला अब बड़ा था, प्रॉब्लम मैंने दी आपको कि कोई बीच अंगुली में बोले उठाने पे बोला और हो आप जाता अपने है पे क्या? आ गए कि अब आप नहीं, बीच में बोला बोल था रहे मैंने, हैं। सिर्फ मैं आपके बीच में बोला। ये क्या निशान है? देखिए दिनेश हमने जी, बोला नहीं, हमने हमने उठाया, तो हमने एल के संकेत अडवाणी साहब के आपको काफिले पे अंगुली भी उठाने पर बॉम्ब बोलने अटैक लगता है देखा। निशान ठीक है सर, अब ठीक है, आप ठीक है। देखिए, क्या भाई स्थिति देखिए है? ये कोई बात नहीं हुई भाई, ये देखिए नहीं बात है शिल्पा चलिए, जी ठीक है, को नीरज ये भाई, कौन सा नीरज भाई, तरीका आपकी है? प्रतिक्रिया। आपको पसंद नहीं आ रहा था कोई बीच में ठीक है, बोले निशांत जी, और खुद निशांत जी, दूसरों के आराम बीच से, में आराम आते से, निशांत आराम जी, से। ये मैंने कौन सा बोला नहीं तरीका है था, दिनेश उन्होंने जी? सिर्फ फिर से इंगली कह रहा उठाई हूं। थी। The वो question उन्होंने was- संकेत दिया the था कि हाँ, question मैं भी जवाब was- देना चाह रहा the question was कि विकास की ये बात करते हैं, भैया कौन सा विकास होगा उस देश में? हूं। चलिए ठीक है, इसका नहीं, जवाब भी कौन उनको सा देना होगा, विकास लेकिन इससे होगा? पहले नीरज राय आपकी पिछले प्रतिक्रिया 70 जल्दी से। साल में कौन सा सबसे विकास होगा? बर्बाद इकोनॉमी ला के खड़ी दिनेश जी, एक और आप सेकंड। कहते हैं विकास का दिनेश जी, मॉडल। एक सेकंड। मुझे पता नीरज राय है। की छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिएगा फिर। नीरज राय जल्दी से सर। जल्दी से जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जल्दी से जवाब चाहिए तो फिर नेक्स्ट गेस्ट को ले लीजिए, तभी से सुन ही तो मैं रहा हूं। नीरज जी देखिए, सबको मौका मिलता है बोलने का। अब आगे ले उन्होंने लीजिए किसी निशांत को। वर्मा से अगर कुछ सवाल पूछा था तो जवाब पहले उन्हीं को देना था। अब मैं आपसे जवाब ले रही हूं तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं प्रॉपर टाइम लेकर मैं देखिए। जवाब दूंगा। सर समझा कीजिए, नहीं, आप- डिबेट के आप- अंदर कभी कभी नहीं, समय की आपने- कमी हो आपने जाती कहा है, कि आप- छोटी छोटी रिएक्शंस भी सुनिए। लेनी होती है। और सुनिए, अगर कोई समय की काउंटर कमी क्वेश्चन की बात करता है नहीं, तो उसका भी समय जवाब नहीं, तुरंत समय चाहिए की होता बात है। की कमी नहीं होती है शिल्पा। नहीं नहीं नहीं, अगर आप अच्छा सर, आप ठीक अगर है, ठीक है, हमसे जो बड़ा आरोप क्वेश्चन लग रहे पूछा हैं जाएगा TMC तो के मैं ऊपर- बहुविकल्पीय का जवाब नहीं दूंगा। नीरज जी सीधा सीधा सवाल है, जो देखिए, आरोप अब लग मैं रहे हैं, बताता हूं, जो सुन दावा लीजिए, किया जा रहा है सुन बीजेपी लीजिए। की तरफ से, उस पर हाँ, आप जवाब दिनेश- दीजिए, जब आपने हाथ खड़ा किया था। बोलिए। मैं पूरा जवाब दे रहा हूं आपको। दिनेश भैया आपके बीच में बोला नहीं हूं, प्लीज सुनिएगा। हाँ, सुन रहे हैं वो सर, अब बोलिए। ये बता रहे हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री को रोक लिया जाता है, प्रधानमंत्री को रोक लिया जाता है। मैं हाँ। तो ये पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है या प्रधानमंत्री का? इन्होंने बोला 130 कार्यकर्ताओं का। भाई साहब, अगर आपके पास आरोप के अलावा तथ्य सही होते तो सेंट्रल में आपकी सरकार रही है, वहां पे कानूनी कार्रवाई करते आप। ये बोलते हैं कि वहां पर जब हत्या होती है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, तब तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं और बलात्कार होता है सरकार की जिम्मेदारी है। ये सब चीजें अनैतिक बातें आप बोलते हैं, किस आधार पे बोलते हैं साहब? अब देखिए, योगी जी जो हैं आपके मुख्यमंत्री हैं, वो पहले देश के मुख्यमंत्री हैं कि अपने पे लगे जितने 33 मुकदमे थे सरकार बनते ही उसको हटाते हैं। हाँ। और आइए, भारतीय जनता पार्टी सुविधा के हिसाब से अपना कानून बनाती है। उम्र को आधार बनाकर अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी को किनारे कर दिए लोग, और 88 साल के श्रीधरन जी को बनाते हैं केरला में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, और एक देश के प्रधानमंत्री को लेके जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ उम्मीदवार बनाएंगे क्या ले जाकर उनको, या प्रधानमंत्री को वहां पे लड़ाएंगे? वहां पे चेहरा दीजिए। और विकास, कौन सा विकास? ठीक है। इंडस्ट्री बेचने वाला विकास, या ठीक है। आत्मनिर्भर बनाकर ऐसे ही बताने वाला विकास, या वहां पे पोर्ट जो बेच दिए हैं बंगाल में वो विकास चाहिए? कौन सा विकास की बात कर रहे हैं भाई साहब? ठीक है, इन सारे सवालों के या जवाब के लिए ज्यादा अर्थव्यवस्था इंतजार को हमें एकदम करना नहीं होगा। धराशायी में ले जाने मुश्किल वाला से 1 विकास। महीने का वक्त बचा है, 2 मई को सारे जवाब जनता खुद ही दे देगी। चलिए, फिलहाल माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। दिनेश प्रताप सिंह, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल यहाँ पर बीजेपी को लेकर उठाए गए थे, आप जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए सर। जी बिल्कुल। शिल्पा जी देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सब कहते हैं जनता ही जनार्दन होती है। बिल्कुल तो ठीक। जनता जनार्दन बिल्कुल होती है। हाँ। अभी कोई साथी कह रहे थे कि विकास के कौन से मॉडल को, क्या गुजरात के मॉडल को? इसका मतलब जनता के उस जनादेश को आप ठुकराना चाहते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार लगातार जनता आपसे अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं ये मॉडल पसंद नहीं है। तो आप असल में दिक्कत क्या है शिल्पा जी, कि जो व्यक्ति जैसा चश्मा लगा लेता है ना, उसको सारी दुनिया वैसे ही नजर आती है। यहाँ पर भी बैठे हुए तमाम लोग, इनके आंखों पर भी कोई ना कोई चश्मा चढ़ा हुआ है और उसी रंग की उनको दुनिया दिख रही है। आज देश विकास के साथ जाना चाहता है, देश मोदी के साथ जाना चाहता है, और मोदी जी के उस विकास को लोग स्वीकार करें, इस यथार्थ को आप स्वीकार कर लीजिए। बैठ के गाल बजाने से नहीं होगा। आपके आंख पर चश्मा चढ़ा है लेकिन तो दिनेश आपको जी, विकास आप नहीं लोगों के दिखेगा। ऊपर अब सवाल आपका यह भी दूसरा खड़ा होता सवाल। है कि अगर आपका विकास का मॉडल इतना ही सशक्त है, इतना ही पावरफुल है, तो फिर पोलराइजेशन की बात बीजेपी के पक्ष में क्यों कही जाती है? आप लोगों पर ऐसे आरोप फिर क्यों लगते हैं? क्यों हिंदू मुसलमान के आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं? अगर विकास इतना ही मजबूत है आप लोगों का, तो नहीं, विकास इसलिए के मुद्दे पर लगते क्यों हैं। नहीं खेला जाता फिर? नहीं, हम तो नहीं, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? वो तो कह रहे हैं खेला बनाम विकास। तो खेला नहीं होगा, विकास होगा। हम बता रहे हैं विकास होगा कि बंगाल की जनता भी अपने आस पड़ोस के प्रदेशों को देख रही है। यही कमोबेश हालात उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में भी अपराध इसी चरम सीमा पे था, राजनीतिक संरक्षण पे अपराध फल फूल रहा था।
अपराधियों के हौसले बुलंद थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, बंगाल में अगर जाने का अवसर, शिल्पा जी आप गई होंगी, एक बस 10 सेकंड, हाँ। आप बंगाल में आज भी किसानों की हालत देखिए, मजदूरों को हालत देखिए। पिछले 10 वर्षों में एक भी बंगाल में नई इंडस्ट्री, यही बताएंगे टीएमसी के साथी, क्या एक भी नई इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में खुली? दूसरी, आप मेन शहर में चले जाइए, कोलकाता में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने फुटपाथ पर लोग झुग्गियां डालकर वहां पड़े हुए हैं। देखिए हालात बंगाल की, पूरे हम कोलकाता की बात कर रहे हैं। ठीक है नीरज जी, आरोप है कि टीएमसी के 10 सालों के राज में बंगाल के हाल बेहाल हो गए हैं, जवाब दीजिए। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं कि बंगाल पे ये सवाल, बंगाल की संस्कृति को जाने बगैर आप सवाल पूछ दे रहे हैं दिनेश भाई, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? आप बंगाल के किसानों के हालत के बारे में बता रहे हैं। आपको नहीं संज्ञान में है कि पिछले 8-9 सालों में 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड भारत सरकार ने बंगाल के किसानों को दिया है? नहीं जानकारी है? जानकारी ले लीजिए। आप जिस चीज की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, देश के अंदर कितने इंडस्ट्री आपने बैठाया? देखिए शिल्पा, इसमें है क्या कि जितने राष्ट्र की संपत्ति को ये बेच रहे हैं, औद्योगिक घराने खरीद रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंकों का ऋण चुकाने के लिए औद्योगिक घरानों के पास पैसा नहीं है। ये लोग विकास की बात करते हैं। देश के अंदर कितने इंस्टीट्यूट, कितने इंडस्ट्रीज, कितने रोजगार ये डेवलप किए, इस पर ये जवाब दें। बंगाल के अंदर ये जो बात करते हैं सरकारी योजनाओं के, ये 5 योजनाओं को गिनाएं जिसको कि वहां पर रोका गया हो, और किन कारणों से रोका गया हो उसका ये लेटर जारी करें, या ये आरटीआई के तहत मांगे। भारत सरकार ने आपत्ति जताया है कि हमने रोक लगा दिया कि हम आरटीआई नहीं लागू होने देंगे, लेकिन बंगाल सरकार नहीं। अभी योगी जी भी गए थे, वहां पे बोल रहे थे कि सरकार का पैसा ममता जी नहीं लेने दे रही है। या कौन सा भाई आज के आईटी के टेक्निकल युग में जनता को बेवकूफ समझे हैं क्या कि बैंक ऑनलाइन है, सबका अकाउंट नंबर ऑनलाइन है, और आपको जो योजना का पैसा भेजना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के बैंक नहीं। यानी कि बीजेपी को मिलाकर आपके मुताबिक बस जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है कि एक बार किसी भी तरह से वोट हासिल हो जाए, उसके बाद तो फिर ठीक है, उसके बाद तो फिर जनता चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। चलिए ठीक है, विपिन शर्मा बंगाल में नजर आ रही है, एंटी कन्वेंशन को बंगाल में नजर आ रही है। ठीक है विपिन जी, सवाल कई हैं जो मैं दिनेश जी से भी और नीरज जी से पूछना चाहूंगा, लेकिन सर्वप्रथम ये बात है कि सोनार बांग्ला की हम लोग बात करते हैं, फिर मुद्दा वहीं पर आके रुकता है कि सोनार बांग्ला की तो एक तरफ हम बात करते हैं, विकास की बात कर कौन रहा है? जिस तरह से आप संसद में देखते हैं कि कितने नेता वहां पर, कितने सांसद वहां पर एब्सेंट थे, कितने घंटे इन्होंने दिए सही मामले में देश को, और जिनके लिए इनके पूरे जनप्रतिनिधि जिनको ये जिनके नुमाइंदे हैं ये, और जनता ने जिन पे भरोसा बना के इनको संसद में भेजा, तो वहां पर उसी तरह से चुनावी भाषणों में कितने लोगों, कितने नेताओं ने अलग अलग राजनीतिक दलों के उन्होंने विकास की बात करी, क्योंकि आधा से ज्यादा अमूमन देखा जाता है, आधा से ज्यादा समय निकल जाता है आरोप प्रत्यारोप में, एक दूसरे पे लांछन लगाने में। और लेकिन मैं यहां पर नीरज जी से पहले एक सवाल पूछूंगा, फिर एक दिनेश जी से पूछूंगा संक्षेप में कि ये जो डिफेक्शंस हुए हैं, जो आपके नेता, आपके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता या बाकी जो विधायक यहां से नाराज होकर या हताश होकर जो भी कारण रहा हो, वो दूसरी तरफ रुख कर गए हैं भाजपा की तरफ, तो उसके बारे में क्या आपका कहना है? और साथ साथ मैं दिनेश जी से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप देखिए, जहां पर आपकी डबल इंजन की सरकार है, जहां पर केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में जिस राज्य में आपकी सरकार है डबल इंजन, वहां तो सब सही चलता है, बिल्कुल समझ आता है कि यहां पर आप विकास की बातें करते हैं, नई नई योजनाओं की घोषणा करते हैं, और देश को आपने एक नया, कोरोना के समय आपने आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा करी, वो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, और आयात निर्यात के आपस में सामंजस्य बिठाने की बात करते हैं, जो इतने समय से तवज्जो नहीं दी गई थी। उत्पादन को तवज्जो देने की बात होती है, पहले देखा गया कि व्यापार को तवज्जो मिलती थी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या जिस जगह, जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं है, मतलब कि जहां पर दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आप कैसे तालमेल बिठाएंगे? क्योंकि कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात बोली थी, उन्होंने एक अंदेशा जताया था कि अगर कोरोना का संक्रमण, कम्युनिटी स्प्रेड, ये ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर जाता है तो स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी। लेकिन वही हुआ, और प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, और गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पर निकल गई। ठीक है नीरज राय जी, आपका दामन छोड़कर क्यों आप ही के लोग आखिरकार चले गए? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल विपिन जी ने पूछा, इसके लिए आप धन्यवाद आपका।
देखिए 2019 का चुनाव हो या उससे पहले वाला चुनाव हो, विपिन जी ध्यान दीजिएगा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारतीय जनता पार्टी जिन जिन नेताओं को पानी पी पी कर गरियाती रही है और उनके शब्दकोश से भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी शब्द रहे हैं उन्हीं नेताओं पे चलते रहे हैं। 2016 वाला में आपने देखा मुकुल राय 2017 में इनके दामन में आ गए। 2019 में केंद्र बिंदु हुआ करते थे कौन? शुभेंदु अधिकारी, ये पूरा इनका परिवार। आज ये आते आते 21 में अपने में लेकर बैठ गए हैं। हाँ। आखिरकार मैं खुद ही, हम लोग जानना चाहते थे इस बात को कि जब मेरे में वो व्यक्ति थे तो भ्रष्टाचार का वो पुतला थे, आप में जब आ गए मुकुल राय से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक, आखिरकार क्या हो गया नीरज जी के बाद है दिनेश जी आपका नंबर, कि आऊंगी वो आपके पास। उनको पर्टिकुलर आप बोलते रहे। हाँ बस 5 बोलिए। सेकंड एक बात पूछूंगा, क्योंकि आपने बोला कि तो ऐसी इन सब नौबत चीजों आएगी पे- नीरज जी कि वो भी अजीत पवार वाली कहानी दोबारा दोहराई जाएगी बंगाल में, जो वहां पर देखा कि रातों रात वहां पर शपथ ले लेते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, और फिर जब किसी तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाके इनका वोट ठुकरा दिया जाता है, इनको वोट नहीं मिलते, तो वहां पर अजीत पवार दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीरज जी क्या शुभेंदु अधिकारी के साथ भी वैसे ही होगा अगर उनकी घर वापसी होती है? देखिए, अगर ये मान के चलें कि टीएमसी बाजी मार जाती है तो नहीं 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 नहीं, अब दरवाजे बंद हो वापसी गए। के दरवाजे बंद कर दिए आपने। विपिन जी शायद हमसे बहुत ठीक है। ज्यादा नहीं, सुनिए विपिन जी जवाब दे रहा हूं। विपिन जी आप अच्छी तरह जानते हैं, हमसे ज्यादा जानकार हैं, ममता जी के बारे में आप जानते हैं कि वो ऐसी महिला हैं कि वो काम नहीं करेंगी कि वो किसी को लालच देकर बुलाना और अपने में सटाना नहीं कर सकती। नहीं, मैं चुनाव अगर वो परिणाम ऐसा के बाद की संघर्ष बात कर महिला रहा हूं, है कि नतीजों उस के महिला बाद, को 2 मई के बातें लग बाद। जाती हैं। मैं नतीजे के बाद कर रहा हूं, मैं पूर्ण बहुमत में आ रहा हूं। यह संशय की स्थिति भाजपा चलिए, के ठीक है साथ सर। हो सकती है, हमारे साथ नहीं है, ठीक क्योंकि है। जनता वहां पे हमें TMC चुनाव full लड़ाती confidence है। में, कोई अब संशय उनके नहीं लिए रखना। बंद है चलिए, ठीक है। दरवाजे, अब दिनेश ऐसे प्रताप जी लोगों का को नंबर। जरूरत नहीं है ठीक है, टीएमसी दिनेश में। प्रताप से जवाब दीजिए जो सवाल देखिए विपिन शर्मा ने आपसे शिल्पा जी, पूछा। अगर आज हम लोग देखिए हम उनका जवाब दे रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर आज हम सिर्फ एक मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं हाँ। कि जिन 3 सूत्रों पर चुनाव हो रहा है हाँ। वहाँ क्या स्थिति होगी, हम असलाए देश का और बाकी पश्चिम बंगाल किया तो कर लें। हाँ। अगर हम लोग मुद्दे पे तार्किक ढंग से चर्चा करें तो सार्थक बात होगी। देखिए पश्चिम बंगाल किस मामले के लिए जाना जाता है? अभी हमारे साथी टीएमसी के साथी कह रहे हैं कि वहाँ की कल्चर, अरे मैं वहाँ पढ़ा लिखा हूँ, रहा हूँ कलकत्ता में, हाँ। इसलिए मुझे नहीं पता है। टीएमसी के जो साथी हैं उनकी भाषा से ऐसा लग रहा है जैसे बिहार के हों हाँ। तो सीमा उनकी लगती है बंगाल से, जानते होंगे। देखिए जूट उद्योग और चावल उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है। पहले उत्तर प्रदेश के लोग, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग तमाम प्रदेशों के लिए बंगाल में जाया करते थे शिल्पा जी। हाँ। वहाँ काम काज के लिए, वहाँ उद्योग धंधे होते थे, वहाँ फैक्ट्रियां होती, मिल होते थे। चाहे वो कम्युनिस्टों का कुशासन रहा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कुशासन रहा हो, चाहे टीएमसी का। हमने एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं इन्होंने दिया। ये दुनिया भर की बातें गोल गोल जलेबी बनाते रहे। एक भी इंडस्ट्री इन्होंने खड़ी की हो बंगाल में? बंगाल के लोगों का आज पलायन कैसा हो रहा है? जो देश के दूसरे राज्यों के लोग जाते थे बंगाल में ठीक। रोजगार की तलाश में, आज बंगाल के लोग निकलकर वहां से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। हाँ। जूट उद्योग ठप हो गया है। वहां जो धान की, जिसकी कृषि की बात कर रहे थे कि कौन सी योजना हमने, आपने किसान सम्मान निधि की योजना पहुंचाई, आप दूसरे तरह की योजना किसानों के लिए चला रहे हैं। शिल्पा जी अगर केंद्र सरकार की उस योजनाओं का लाभ दे देते तो उनको एडिशनल लाभ होता कि ना होता? ठीक है। भाई क्यों आप नहीं दे पाए? ऐसी एक योजना नहीं। और विपिन जी ने भी एक सवाल खड़ा किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें हैं, कोई एक भी योजना बता दे जितने लोग बैठे हैं कि जिनका लाभ जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों को मिला होगा, बाकी सरकारों। पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सारे राज्यों को समान रूप से देखती है, चाहे वो कोरोना का समय हो, ठीक है। चाहे उसके पहले के विकास की जितनी योजनाएं हैं। एक योजना बताइए को जो किसी खास स्टेट के लिए बनी है, ठीक है, जो चैलेंज पश्चिम बंगाल के लिए ना बनी हो। ठीक है, चैलेंज कर रहे हैं निशांत वर्मा, कह रहे हैं कि पक्षपात हमने कभी किया ही नहीं है। नहीं, वो सही कह रहे हैं कि उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, कभी किसी एक राज्य के लिए या भाजपा के लिए केंद्र सरकार मोदी जी ने कभी योजना नहीं बनाई। लेकिन जब योजना बनाई वो किसी तक नहीं पहुंची, और पहुंची भी तो फिक गई, चाहे वो उज्ज्वला हो चाहे वो कुछ और हो। इसका एक अलग द्वंद्व डिबेट हो सकता है। लेकिन आप ये विकास के लिए बंगाल को लेकर के क्या लगे हैं दिनेश जी? गुजरात का विकास बताओ, सारा एमएसएमई बंद, सारी इंडस्ट्रीज बंद। गुजरात में मोदी जी के सीएम रहते इंडस्ट्रीज उठ करके उत्तराखंड आ गई, रुद्रपुर में और बाकी जगहों पे। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? देश के विकास की आप बात कर रहे हैं, जहां आप अपनी केंद्र सरकार की कंपनियां जितनी पीएसयूज हैं, नवरत्न, वो आप बेचते फिर रहे हैं। आप विकास देंगे? विकास वो होता है, विकास वो पिता कर सकता है जो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करे।
अपने बच्चों को बेचने वाला यानी सरकारी कंपनियां बेच देने वाला विकास शब्द का इस्तेमाल कैसे करता है? आप बंगाल के लिए कह रहे, अभी बताया नीरज जी ने आपको कि बंगाल को लगातार केंद्र सरकार किसानी के लिए इनाम देती आई, पुरस्कार देती आई, और आप यहां बैठ, आपके पास बंगाल के लिए मुद्दे नहीं है। देखिए, यह कई बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकम्बेंट सरकार में बैठी पार्टी को इलेक्शन में विधानसभा में हराया है जब आपके पास मुद्दे हुआ करते थे। आज बंगाल में टीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जिस तरह से गुजरात विकास की बात करते हैं, किस अगर तरीके आप से, कौन से विकास अपनी ही कंपनियों को बेचने पर तुले हैं, ये आरोप है आपका। दो बोलिए। चीजें निशांत जी, देखिए दो सवाल है, उस पर हम लोग आज चर्चा के लिए वो भी हम जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं बात। देखिए दो चीजें हैं, अगर कोई भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी संयंत्र हो, अगर वो बराबर घाटे पे, आज मैं एक उदाहरण आपको दूं, जितने लोग हम लोगों के चैनल में बैठे हैं, कितने लोगों के पास MTNL BSNL का वो सिम है? क्यों नहीं है? देखिए दिक्कत नहीं, क्यों नहीं है? क्यों? नहीं, जरूरी है, ये जानना जरूरी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ना एक एक करके चलिए, सुनिए। मैं आपको BSNL का एग्जाम्पल देता हूं। आपने BSNL की बात करी, क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सारे के सारे फोन कनेक्शन सरकारी वोडाफोन को दे दिए, BSNL को नहीं दिए। जब आपकी पार्टी सरकार में होती है और खुद हमारे नवरत्न कंपनियों को मारती है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को खत्म करके ONGC को दे दिया। जब ये काम आप करते हैं, लाखों करोड़ का मुनाफा कमाने वाली ONGC आपको दी गई थी, 7 साल में आपने क्या किया? कंगाल बना दिया। LIC प्रॉफिट मेकिंग थी, कंगाल बना दिया। आपने बेच दिया सारे देश को। मौका मिलना चाहिए दिनेश प्रताप सिंह, जल्दी से। सारे देश को बेच के विकास की बात देख रहे हैं, बीमारी देखिए इनकी, ये राजनीतिक बीमारी देश की है जो आपने पैदा की है। ये कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। दिमाग दुरुस्त करके बैठा है। आपने कहा था बीच में मत बोलिए, किसने बीच में बोला? ठीक है दिनेश जी, काउंटर क्वेश्चन आपसे किया था, उन्होंने काउंटर क्वेश्चन आपसे किया था। डिबेट में ऐसा होता है, अगर आपने कोई तथ्य रखा और अगर उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, वो तुरंत इंटरफेयर करते हैं। बोलिए दिनेश जी। शिल्पा जी, लोकतंत्र में ना जनता डॉक्टर होती है। आप जो कह रहे थे, अगर किसी ने विकास नहीं किया है, कोई झूठ बोल रहा है, तो कोई कह रहा था RTI लगा, RTI में आपको जवाब देने में 30 दिन लगता है, ठीक है, लेकिन जनता 1 मिनट में जवाब देती है। परसों जनता जवाब देने वाली है पश्चिम। ठीक है, सुनिए, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कर्नाटक में, सर बात तो पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आ जाइए। जब इन लोगों को बुलाया करिए, शिल्पा जी मत बुलाया। नहीं सर, दिनेश जी जल्दी से बोलिए सर, क्योंकि समय की कमी होती है। तो आप बोलेंगे चुनावी रैली है, नहीं चुनावी रैली बना रखी आपने, खाली आप बोलेंगे चुनावी रैली है ये, पैसा लेके चुनावी रैली में झूठ बोलते हैं, टीवी पे झूठ बोलते हैं। सर में नहीं आती है जैसे लोगों को बैठ के की बकवास करने में। क्या बकवास कर रहे हैं? कोई आप प्रिविलेज है? ये बकवास आप कर रहे हैं, आपके लिए तो बकवास कर रहे हैं। आप लोग बकवास करते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। दूसरे को बोलने से पहले याद रखना है। दोनों से दरख्वास्त है, भाषा की ध्यान रखें, एक दूसरे पर व्यक्तिगत तंज की इजाजत नेता बकवास करते हैं, प्रवक्ता बकवास करते हैं, देश को बर्बाद करते हैं। नीरज राय, मैं आपको बोलने के लिए उंगली उठाऊं, प्रतिज्ञा करूं और मैं बोलने लगूं तो आप बकवास। ठीक है दिनेश, एक करके बोलते हैं ना। देखिए है क्या हाँ? मैं आपको बता दे रहा हूं कि दिनेश भाई साहब जो चीजें बता रहे हैं या जो किचकिच हो रहा है, भाई साहब की गलती नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का फंडा है। इनको मैं एक जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। 2018 से ही केंद्र सरकार ने एक नियम बना दिया है कि केंद्र सरकार से संबंधित जितने विभाग हैं, नौकरी से लेके किसी भी प्रकार का RTI के तहत उस पर कुछ भी मांगा नहीं जा सकता है। मैं पहले ही चरण में बोल चुका था इससे कि बंगाल की सरकार ने RTI, ये कहां पे है? शायद आपको जानकारी नहीं है भाई साहब, ये कहाँ के नहीं है। सुन लीजिए, ये देश के अंदर कितनी नौकरियां आपने दिया, देश के अंदर कितनी नौकरी दी है, इससे आप नहीं दे रहे हैं। टीवी पर झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। झूठ भारत सरकार के विभाग से आप RTI नहीं ले सकते हैं। झूठे हैं नीरज राय, आप ये जो तथ्य रख रहे हैं, ये जो आंकड़े रख रहे हैं, वो न्यूज़ का सोर्स पूछ रहे हैं। शिल्पा जी बताएं कहां है भारत सरकार ने, किसके आधार पर? हाँ कहां पे है? देखिए मैं बता दूं, बोलिए, चुप करें, ये चुप करें, सुन रहे हैं, पहले एक चीज बता दीजिए ना, भारत सरकार के किसी विभाग से जब हम RTI नहीं लगा सकते, कहां है? मैं बता रहा हूं कहां है, मैं बता दे रहा हूं कहां। मैं आपकी तरह झूठा आरोप नहीं लगाता हूं, तथ्यों के साथ लगाता हूं। देश के अंदर किसी विभाग में
अरे भैया बोलने देंगे दिनेश भाई साहब तो नहीं, बोलूंगा गलत ना, मत क्या बोलिए पूछना ना, मुंह में गलत नहीं मत आएगा बोलिए। तो थोड़ा बोलूंगा। प्रॉब्लम होता है, इस बात को आप बिल्कुल समझ रहे झूठ हैं। नहीं, अरे भैया एक एक करके देश सर। के अंदर कितने नौकरियां हैं, देश के अंदर किस विभाग में कितनी नौकरी मिलनी है, कितनी नौकरी हुई है, आपका रोक लगा हुआ है। आप देखिए, झूठ बोलने का काम आपका है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पैर में मोदी झूठ जी लग जाए, नहीं कहते कि झूठ नहीं बोलूंगा, कार्यकर्ता क्योंकि 7 भारतीय जनता सालों से पार्टी में हमला झूठ करा पे ही दिया आप है। लोग झूठ की खेती आप लोग कर रहे हैं और बाहरों भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। अच्छा हाँ, लीजिए, जिस तरह से बलात्कार की खेती आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से बलात्कार की खेती कर रहे अरे हैं आप, उत्तर क्या प्रदेश बात जैसा आप करते हैं अगर आप प्रदेश लोग? बना दिए कानून होते तो व्यवस्था आपका पे बात हंसना करने होता। वाले लोग, विकास की योगी बात आदित्यनाथ करने जी वाले जैसा लोग, आप शासन क्या लगा बात देते, करते कानून हो व्यवस्था में आप? सुधार कर देते ना, अपराधी गलों में अरे तख्तियां वही लगा योगी, के चलिए ठीक है, वही योगी ठीक है वही सर, योगी व्यक्तिगत तंज बिल्कुल नहीं है। वही योगी गेम गेम आखिरकार कब तक होता रहेगा? अजय सिंह बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट ने अपने आप पत्नी को सही मार कह रहे हैं, दिया। 2018 आप का मानसून सत्र पढ़ लीजिए। अरे दिनेश जी, 2018 करते का हैं? पार्लियामेंट का मानसून सत्र जाके पढ़ लीजिएगा। जो नीरज जी कह रहे हो सही है। आरटीआई पे कितनी रोक लगाई है, अमेंडमेंट आ गया 2018 में पार्लियामेंट ने किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? नीरज जी ने सही कहा, मोदी जी ने आरटीआई पे क्या रोक लगाई? पढ़ के सुना दीजिए। अरे आप लोग तो जानकारी नहीं देना चाहते हैं। मानसून सत्र निकालिए 2018 का, झूठ बोलते हैं देश को और आप झूठ छुपाना भी चाहते हैं। ठीक है, विपिन शर्मा जल्दी से आपका आखिरी कमेंट, क्या हो रहा है ये बंगाल? सब बैठे हुए हैं। अब जो होना था हो चुका है, अब जनता को जवाब देना है। ये बोलिए। खेला होगा जो चल रहा है ये सारा बंगाल में, वो अलग बात है कि महाराष्ट्र में अलग चल रहा है खेल। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इस समय जो विकास की बात होनी चाहिए उसके विपरीत हम लोग कई मुद्दे को कहीं और मुद्दे से ही भटक गए हैं यहाँ पर हम लोग। और यहाँ जनता परेशान ये है, जनता सोच में है, उलझन में है कि ये हो क्या रहा है, आम आदमी के दृष्टिकोण से कौन बात कर रहा है, आम आदमी की फिक्र किसको है। ये कितना ज्वलन मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अच्छा संदेश ये होता कि कुछ मामले में विपक्ष पक्ष आके एक स्वर में स्वर मिलाते तो जनता के भी वो बात गले उतरती और जनता भी स्वीकार करती। जनता को ऐसे नेताओं की अपेक्षा है, वो ये नहीं देखते कि जब वो बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभाते हैं लोकतंत्र के महापर्व में, तो उनकी अपेक्षा उम्मीद ये होती है कि विकास की बात कौन करेगा, कौन बात करेगा कि नए नए मेट्रो, वहां से मेट्रो या एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, सड़कें अच्छी बनेंगी। बुनियादी मुद्दे क्या हुआ करते थे पहले, बिजली पानी सड़क। अब हम लोगों ने अलग अलग मुद्दों के अलग बना दिए, एक डेफिनेशन अलग बन गई है यहाँ पर विधान राज्य के चुनावों में भी। लेकिन यहाँ पर यह होना चाहिए कि विश्वविद्यालय कितने बने, स्कूल कॉलेज कैसे बढ़िया हुए, शिक्षा के स्तर में कितना फर्क आया, अस्पताल कितने बने। आखिरी कमेंट, चुनाव प्रचार थाम दिया गया है, परसों मतदान होना है, 2 दिन का समय जनता के पास सोचने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए। देखिए, जनता बहुत होशियार है, उसको पता है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। विपिन जी की बात बिल्कुल सही है कि जो मुद्दे होने चाहिए उसके बजाय क्या होता है, ए दीदी, ए मोदी, ये होता है वहां पे। तो इसके बजाय सच में अगर ऊपर के लेवल से लेकर के ग्राउंड लेवल तक, जैसे कि दिनेश जी कहते हैं पन्ना प्रमुख तक, अगर लोग सच में प्रति देश के प्रति की बात होना करना शुरू करे बजाय ए उ आ ई करने के, तो मेरे ख्याल से सच में चुनाव नीरज राय, आपका आखिरी आएंगे कमेंट फायदे। जल्दी से सर, नीरज राय आपका आखिरी कमेंट। ये 30 सीटें आप ही के खाते में जाने वाली है। देखिए हमारा कमेंट है, देखिए भाजपा के हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा मैं आतुर रहता हूँ, हम पूरी टीएमसी आतुर रहती है। लेकिन भाजपा क्या करते हैं, नौटंकी। मोदी जी करते हैं दीदी दीदी। अब बताइए, एक सभ्य समाज जी, मैंने 30 सीटों पर आपसे सवाल किया था सर, आखिरी कमेंट है, पहन के कम से कम इस पर तो संक्षिप्त में और टू द पॉइंट जवाब दे दीजिए। 30 वहां पर आपकी पोजीशन कितनी सशक्त? सरकार बना रहा हूँ, झूठे और अच्छा, नहीं, झूठे और ढोंगियों को बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम सरकार बना रहे हैं। शिल्पा जी, साइलेंट वोटर की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है इन चुनावों में। ठीक है। दिनेश प्रताप सिंह आपका आखिरी कमेंट जल्दी से सर। जी देखिए शिल्पा जी, देखिए बिल्कुल चुनाव, परसों चुनाव है 3 सीटों पर। आप देख लीजिएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाथ आरसी पढ़े लिखों को फारसी का, हाथ कंगन को आरसी क्या। दूसरी चीज इसलिए कि लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जनता बहुत होशियार है, समझदार है, जनता फिर बीच में बोले क्या है, 10 सेकंड आप कहती जवाब दीजिए, बीच में टुक जाएंगे। चिढ़ क्यों रहे इतना?
हार का डर अभी से क्यों चिढ़ रहे हैं सता कि रहे आपको हैं? किसी नौटंकी में होना चाहिए। अरे तो इतना आप काहे वो सता रहे हैं करते अपने आप हुए को? हम लोग नौटंकी में तो विकास की भाजपा बात वाले करते हैं। हैं। हम लोग ठीक है आप सर, लोगों के माफी के बकवास साथ, में आने माफी वाले के नहीं साथ, हैं। माफी आपके के झांसे साथ। में आने वाले न बंगाल की काहे जनता परेशान समय हो में रहे हैं? बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत जो शुक्रिया। प्रवक्ता होके बैठते कौन हैं, किसके काउंटर झांसे करने में के लिए, आएगा नहीं उनको आएगा, जनता फिलहाल समझती है, अब ये आपके जनता के पाले में पहुंच चुका है मामला। अब जनता को तय करना है। पहले चरण में 30 सीटों की लड़ाई, मुद्दों ने ली अंगड़ाई, अब बारी जनता की आई। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।